हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 12 एटम्स। और उसके हम जो टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको पढ़ेंगे। देखिए, इस पे हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि किस तरीके से जो रदरफोर्ड मॉडल है वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर बोर ने उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल पे कुछ मॉडिफिकेशन किए, या फिर कहें कि उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को यूज किया, जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उससे जो इंफॉर्मेशन थी उसका यूज किया, और क्वांटम आइडियाज का यूज किया। तब जाकर उन्होंने अपना बोर मॉडल जो था वो उसको उसके पॉस्टुलेट्स दी, और उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है। ज्यादातर जगह पर आपको ये मिलेगा कि जो बोर मॉडल है वो बेस्ड है पूरा किस पे, क्लासिकल आइडियाज और क्वांटम आइडियाज, जो अर्ली क्वांटम आइडियाज थे उन पर बेस्ड है हमारा ये बोर मॉडल। तो देखिए, रदरफोर्ड ने रेडियस कैलकुलेट कर ली थी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको बोर ने क्या किया, अब अपने मॉडल पर उस पे डिस्क्रीटनेस दिखाने के लिए कि वहां पर जो रेडियस है वो ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। वहां पर रेडियस जो होती है हाइड्रोजन एटम के अंदर, जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, एक सर्टेन वैल्यू की होती है। कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, एक फिक्स्ड वैल्यू ही होती है। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए उन्होंने जो अपना सेकंड पॉस्टुलेट था उसका यूज किया बोर ने। तो उस सेकंड पॉस्टुलेट यानी कि L इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और जो रदरफोर्ड के मॉडल से रेडियस कैलकुलेट हुई थी, इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया एक साथ, जिससे कि हमें ये एक्सप्रेशन मिला, जहां पर कि जो रेडियस हमें मिली वो मिली कैसी, क्वांटाइज्ड। यानी कि जो रेडियस है वो कैसी है, देखिए ये वाला जो टर्म है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहां पर इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो सकती है। जब आप एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो आर की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, फिर एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो आर की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, एन इक्वल टू 3 4 में आर की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। तो यहां पर देखिए, हमें अगर हम लोग बोले तो इसको बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि R1 इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई एम स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि पहली रेडियस। उसके बाद दूसरी रेडियस के लिए यही एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें देखो, ये जो होती है, ये वैल्यू जो होती है, ये होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू हमारी ये कांस्टेंट है, इस पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 का, फिर 9 का होगा, फिर 16 का होगा, फिर 25 का होगा। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 इस तरीके से होगी, और यहाँ पर एन स्क्वायर है, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उस वैल्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है उसकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, उसकी फिक्स्ड वैल्यूज है। पहली जो रेडियस है वो है 0.53, दूसरी है हमारी 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम पे। उसके बाद R3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.53 इंटू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर थर्ड वाला। तो ये एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ पे आई कि कैसे इसको हमें देखना है। तो बोर ने यही चेंज किया कि जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उस पे हमारी कैसे होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं। तो उन ऑर्बिट्स की रेडियस हमें ये मिल गई। यहां तक क्लियर? अब आता है कि टोटल एनर्जी फाइंड करना उस इलेक्ट्रॉन का जब वो अपने स्टेशनरी स्टेट्स में हो। तो स्टेशनरी स्टेट्स में होने पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हम यूज करेंगे उस स्टेशनरी स्टेट्स के लिए जो हम लोग ने रेडियस फाइंड करा, ये Rn, इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। देखिए, एनर्जी जो हम लोग की निकल कर आती है, टोटल एनर्जी, वो भी हम लोग ने रदरफोर्ड मॉडल पर फाइंड किया था, और वो हमारी निकल कर आई थी माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन
यहाँ पर आ जाता है आर, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है m/r। तो उस आर की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, उस आर की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब उस आर की जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो डिस्क्रीट वैल्यूज पे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम आर एन इधर लिखेंगे और इधर ई एन हो जाएगा। एन रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें डिस्क्रीटनेस। तो जब आर एन की जगह पर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4πε0, और ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर हमारा एम 2π² ई स्क्वायर, ठीक है, ये पोर्शन आ जाएगा आर की। ये हमारा हो गया जो एनर्जी है, ये होती है -e²/8πε0 इंटू आर, मतलब यहाँ पर आर, या फिर इसको मैं लिखूं तो ये En इज इक्वल टू -e²/8πε0 आर, ठीक है। ये चीज इंटू आर से मतलब ये नहीं था कि ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे मल्टीप्लाई है, तो इस आर की जगह पर जब हम लोग ने पुट किया तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, आर की जगह पर पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी ये, यानी कि देखो यहाँ पर एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी कैसी हो गई, इसमें डिस्क्रीटनेस आ गई। एनर्जी की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगी, इसके जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वहां पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस, अगर हम लोग इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें, जो कि हम लोग ने एक एग्जांपल पर कैलकुलेट किया था और वो निकल कर आई थी 13.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अब हो जाएगा एन स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारी एनर्जी निकल कर आ जाती है, यानी कि पहली जो सबसे लोवेस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद हमारी इसी तरीके से जो वैल्यूज हैं वो बदलती रहेंगी n=1, n=2, n=3 के लिए। ये बात समझ पे आई। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो एनर्जी है स्टेशनरी स्टेट्स है, उन स्टेशनरी स्टेट्स की जो एनर्जी है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इस तरीके से हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है। इसी को जब हम लोग आगे करते हैं तो इसको वैल्यूज पुट करने पर जूल्स के टर्म्स पर ये निकल कर आती है, और इसी को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कन्वर्ट करने के लिए ई से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो है वैल्यू, इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये निकल कर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी अगर हम लोग को जूल्स पे दिया और जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर जाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, यानी कि देखो यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से समझिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 जूल जो होगा, देखो इसको अगर हम लोग सोचें कि मल्टीप्लाई पे लिखा हुआ है तो इसको ला सकते हैं नीचे डिवाइड पर, है ना, तो ये 1 जूल हो गया, ठीक है। 1 जूल की जगह पर ये जूल लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 जूल ही लिखा हुआ है, ये 1 जूल की जगह पर इसको पुट कर देंगे, यानी कि ये हमारा हटकर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल कर आ गई हमारी एनर्जी। और वो भी कैसी है, डिस्क्रीट है एनर्जी। पहले ऑर्बिट पर डिफरेंट एनर्जी होगी, दूसरे ऑर्बिट पर डिफरेंट, तीसरे ऑर्बिट पर डिफरेंट, चौथे ऑर्बिट पर डिफरेंट। वैसा नहीं होगा जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल में था कि कंटिन्यूअसली एनर्जी चेंज होगी, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो जो निगेटिव साइन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एनर्जी है वो इस तरीके की है जिसने कि इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है विद द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से उसको बाउंड के रखा है। तो द नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी विल दस बी रिक्वायर्ड। अब अगर हमें वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, जैसे En इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट पर है तो वहां पर जो उसकी एनर्जी होगी वो होगी -13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है। अब इतनी एनर्जी जब है उस इलेक्ट्रॉन के पास और वो भी निगेटिव पर है, यानी कि ये हमारी ऐसी एनर्जी है जिसने कि उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बांध के रखा है। तो हमें इतनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो जाकर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा। और इसी को हम लोग ने उस एग्जाम्पल पर समझा था जहां पर कि बाउंडेड की बात थी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ वो बाउंडेड है, याद है। और वहीं से हम लोग ने फिर आगे चीजें देखी थी। तो बाकी चीजें वही है, बस यहाँ पर यह है कि अब हमें हर एक स्टेट की एनर्जी पता चल सकती है। जो इलेक्ट्रॉन है हर ऑर्बिट में, अगर मतलब अलग अलग ऑर्बिट में मौजूद है मान लीजिए, तो उन अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी कैसी होगी, कितनी होगी, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो टोटल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर आ गई। और इसी को अगर हम क्या करें, एनर्जी लेवल्स बनाए, अगर इसी से हम लोग एनर्जी लेवल्स बनाए हाइड्रोजन एटम के, तो वो क्या बन जाएंगे, देखिए यहां पर। अब जब हम लोग ने n इक्वल टू 1 रखा, क्या रखा, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखने पर जो हमारा ये था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये एनर्जी थी जो थी हमारी, इस पर n इक्वल टू 1 रखा तो हमें मिल गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जब n इक्वल टू 2 रखा तो हमें मिल गया यहाँ पर -13.6 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि -3.4। n इक्वल टू 2 पर रखने पर, फिर n इक्वल टू 3 पर रखने पर इतना, n इक्वल टू 4 इतना, n इक्वल टू 5 इतना। इस तरीके से ये हमारे ये हो गए। फिर उसके बाद यहां पर देखो जो गैपिंग है, वो गैपिंग क्या हो रही है, यहां पर बहुत ज्यादा है। उसके बाद गैपिंग कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई, यानी कि एनर्जी दो स्टेट्स के बीच की जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, घटता जा रहा है। और इसी कारण से यहां पर एक ऐसा बहुत ढेर सारी स्टेट्स इस थोड़े सी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अब उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया। एनर्जी लेवल्स पर जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। और यहाँ पर हमें मिलता है एक्सट्रीम केस, जब n इक्वल टू इनफाइनाइट हम लोग लेते हैं, तो n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए यहाँ पर हमारी एकदम आखिरी में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पर मिलती है, जैसे ये मिल गई हमें इस जगह पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर यहाँ ये नहीं, यहाँ पर ये, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हुई। और इसके बाद फिर जो हमारी स्टेट्स होती हैं वो अनबाउंड स्टेट्स होती हैं, यानी कि अब वहां पर इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज्यादा की हम लोग स्टेट्स की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़कर जा चुका होगा। वहां पर जो एटम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आयनाइज्ड एटम मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारी कहलाती है एनर्जी लेवल्स। किसके लिए, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, हर हर एक के लिए नहीं, ये हाइड्रोजन एटम्स के लिए। ओके, जहां पर कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, उसके लिए ये सारी कैलकुलेशन होकर निकली। तो -13.6 ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड। फिर इस तरीके से अब यहां पर हमें ये ध्यान देना है, जो ग्राउंड स्टेट होती है इसके लिए n इक्वल टू 1 है। और ये जो एक्साइटेड स्टेट्स है, इन एक्साइटेड स्टेट्स में से ये वाली जो स्टेट होती है, ये जैसे n इक्वल टू 2 है, इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। भले ही यहां पर n इक्वल टू 2 है, देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट। n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, जबकि n इक्वल टू 2 हमारी स्टेट तो है, सेकेंड स्टेट तो है, बट वो एक्साइटेड स्टेट की पहली है। जैसे कि घर में 5 बच्चे हों, सबसे बड़ा भाई, फिर उससे छोटा भाई, उसके बाद फिर उससे छोटी बहन, फिर छोटी बहन और उससे छोटी बहन। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो सब बच्चों में पूरे में गिना जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे बड़े भाई हैं वो होंगे। बट अगर बहनों में सबसे बड़ा गिना जाए तो जो तीसरे नंबर की बच्ची है। ठीक है, बात क्लियर हुई। वही चीज यहां पर है कि
वैसे अगर गिना जाए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, वो ये वाली है, n=1। ठीक है, वो ये वाली स्टेट है। बट एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग बोले कि पहला कौन है, तो वो n=2 वाली जो स्टेट होती है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जहां पर कि फर्स्ट काफी पूछे जाते हैं। तो वहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जब बात आती है, जैसे वो कह दिया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आपको वहां पर n=2 लेना है, n=1 नहीं लेना है। n=1 अगर आपने ले लिया तो फिर आपके वो ग्राउंड स्टेट काउंट की जाएगी, और ग्राउंड स्टेट की बात तो नहीं कर रहे थे वो तो कर रहे थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, जिसकी की n=2 होती है वैल्यू। ठीक है, तो द लोवेस्ट स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो ग्राउंड स्टेट पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे कम एनर्जी स्टेट पर वो मौजूद है, वहां से अब हमें क्या करना हो, कुछ एनर्जी सप्लाई करके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनबाउंड स्टेट पर आएगा, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा और वो एटम आयनाइज हो जाएगा। तो इतने के लिए हमें क्या जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? इस तरीके से अब यहाँ पर गौर से देखिए कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती, जैसे जैसे एन की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे n=1 है तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n=2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन लगा हुआ है, इस कारण से ये जो वैल्यू है ये ज्यादा पॉजिटिव है, इट इज मोर पॉजिटिव, ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीज ध्यान रखती है। ओके, तो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। रूम टेम्परेचर में ज्यादातर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पर होते हैं। हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस फिर से फॉल करेगा लोअर एनर्जी पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कई बार कि जो चीजें हैं वो हमारी स्टेबल होना चाहती हैं। स्टेबल के लिए वहां पर उसको लो एनर्जी चाहिए, तब जाकर वो स्टेबल होता है, वरना हायर एनर्जी स्टेट्स में वो एक्साइटेड होता है। तो वो अपनी एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, किसी तरीके से रिलीज करता है, और लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एट रूम टेम्परेचर ज्यादातर सारे वो होते हैं हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो सारे सारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं, यानी कि उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो एटम के ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा n=1 पर। ठीक है, ये चीज। तो उसके बाद अगर हमें उसको एक्साइट करना हो तो एनर्जी हमें लगेगी, तो एनर्जी लगने से क्या लेने देने से क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा। अब एक बार ये अगर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, अगर ये एक बार हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, तो इस पे क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी हो जाएगी फॉल बैक होने की, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी फॉल बैक होने की और कुछ एनर्जी रिलीज करने की। ठीक है, तो यहां पर जब भी ये ऐसे फॉल होता है, जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर फॉल होता है, तो वो उस एनर्जी को रिलीज करता है जिस एनर्जी के साथ वो ऊपर बैठा होता है, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट पर बैठा हुआ था। तो उसने अपनी एनर्जी कम करी, तो एनर्जी कहीं तो रिलीज होगी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी अपना फॉर्म कहीं ना कहीं चेंज करेगी। तो वो जो चेंज होता है वो रेडिएशन के फॉर्म पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, किसके फॉर्म पर दिखाई देता है? रेडिएशन के फॉर्म पर दिखाई देता है। इसी कारण से यहां पर क्या हो जाता है कि हमें जो एक तरीके से कह लीजिए जो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है वो डिस्क्रीट नेचर पे मिलता है। यही रीजन क्यों होता क्या है, जो थर्ड पॉस्टुलेट था बोह्र मॉडल का, कि व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, तो यही हायर एनर्जी स्टेट की बात हो रही है, n=2 n=3 n=4। तो हायर एनर्जी स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, जिसको कि हम लोग NF बोल देते हैं, हायर एनर्जी स्टेट Ni, इनिशियली कहां पर था, हम लोग ये मान रहे हैं कि वो हायर एनर्जी स्टेट में था।
तो Ni हो गया, और फाइनल क्या हो गया हमारा, लोअर एनर्जी स्टेट। और हम लोग जानते हैं जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है उसका N जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो NF इज लेस देन Ni, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या होगा कि इन दो एनर्जी लेवल्स पर होंगे एनर्जी के डिफरेंस। तो जितना डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी के साथ जो फोटोन है वो रिलीज हो जाएगा। तो वो रिलीज्ड फोटोन की जो एनर्जी होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू। ये एच न्यू लिखा हुआ है। देखो ये कौन सा है, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये वही जो हम लोग ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें जो था कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, वही तो लिया है यहाँ पर। तो वो जो रिलीज फोटोन है उसकी एनर्जी हमने मान ली कितनी है, एच न्यू। तो ई एन आई माइनस ई एन एफ, ये हमारी एच न्यू के बराबर होगा। यानी कि जो हायर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस लोअर एनर्जी स्टेट, उससे हमें इस फोटोन की एनर्जी पता चल जाएगी, वो उसके बराबर ही होगा, उतनी ही एनर्जी का वो फोटोन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहां से अब देखिए कि देखो जो NF है और NI है, ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स होने की वजह से जो हमारे एटॉमिक लेवल्स है वो भी डिस्क्रीट होंगे, और एटॉमिक लेवल्स की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट होने की वजह से जब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो हमें कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशन देखने को ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कंटिन्यूअस नेचर का हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, वहां पर कुछ डिस्क्रीटनेस हमें शो होगी। और यही तो था जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था हमारा, जहां पर की जो लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो हमें डिस्क्रीट मिल रही थी। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं था जैसे कि रेनबो होता है, ऐसा नहीं था, डिस्क्रीटनेस थी। एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस तरीके की हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइन मिल रही थी। ठीक है, तो अब देखिए वही जो हम लोग ने पढ़ा, लाइमन पास्टन ब्रैकेट फंड, ये सारी लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, ये जो हम लोग ने पढ़ी थी, जहां पर कि सबसे पहले बामर वाली हम लोग ने पढ़ी थी कि 1/λ इज इक्वल टू 1/r/1/n। यहाँ पर अब देखो ये आता है 2 में, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाता है हमारा n स्क्वायर। और n की वैल्यू यहाँ पर कहां से कहां तक है, n इक्वल टू 3 4 5 अप टू ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये बामर सीरीज हमें मिल जाती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, और वो भी लोअर एनर्जी स्टेट कौन सा, कहां पर, सेकंड वाली पर, जब सेकंड वाली पर आकर फॉल होता है तब जो हमें एनर्जी मिलती है उससे उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन मिलता है, और उस फोटोन की जो वेवलेंथ या फोटोन की तो फ्रिक्वेंसी हम लोग वैसे लेते हैं, मतलब रेडिएशन की जो वेवलेंथ हमें मिलती है वो मिल जाता है कितना, इस फॉर्मूले से। तो सेम चीज हमें, ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेम एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है जब हम लोग बोर के मॉडल से आगे बढ़ते हैं, तो हमें वहां पर भी इस यही चीज मिल जाती है। तो देखो डिस्क्रीटनेस की जो बात करी थी, डिस्क्रीटनेस की जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही थी, वो जो हमें लाइंस मिल रही थी वो इसी कारण से ही है। तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग ने पढ़ी थी, अगर उनको हम लोग इस एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाए कि कैसे किस जगह पर हमें लाइमन सीरीज या बामर पास्टन ब्रैकेट फंड ये सब मिलेंगी, तो कैसे मिलेंगे देखिए। हम लोग इसको एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो बन जाएगा कितना, कि फाइनली कहां पर आ रही है, एन एफ का स्क्वायर और ये एन आई का स्क्वायर। ठीक है, तो जब एनएफ की वैल्यू 1 होती है तो वो लाइमन सीरीज कहलाता है, जब एनएफ की वैल्यू 2 होती है तो बामर सीरीज कहलाती है, जब एनएफ की वैल्यू 3 होती है तो पास्टन सीरीज, एन की वैल्यू 4 तो, और हमारी ब्रैकेट, और 5 तो फंड। ये सीरीज हमें मिलती है, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो एक बार n इक्वल टू 1 अगर हमने यहाँ पर पुट कर दिया 1 स्क्वायर, तो अब एन आई जो है हमारा वो 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अगर n इक्वल टू 2 से 1 पर जाएगी तो ये स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी हमें, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे एक वेवलेंथ मिलेगी। अगर यहां से यहां तक ही गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ मिलेगी, यहां से गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ मिलेगी, इधर से इधर गया तो एक इसके करस्पॉन्डिंग, इधर से इधर गया तो एक करस्पॉन्डिंग इसके गया, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी। तो इस तरीके से हमें वेवलेंथ
मिलती है। इसी में अगर हम देखें बार्मर के लिए, तो जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर आ रहा है, तो हमें एक वेवलेंथ मिलेगी, यहाँ पर एक वेवलेंथ मिलेगी, यहाँ पर एक वेवलेंथ, यहाँ, यानी कि देखो हमें एक कंटिन्यूअस नेचर की वेवलेंथ नहीं मिलेंगी कि कंटिन्यूअसली वो वेरी कर रही है। हमें डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मिल रही है। क्या मिल रही है? डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो वो जो हम लोग ने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, वो एक्सप्लेन हो रहा है बोर मॉडल से, क्योंकि बोर मॉडल पर हमारी ये एनर्जी लेवल्स निकल कर आए हैं, एनर्जी स्टेट्स निकल कर आई है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल्स बने। तो इन एनर्जी लेवल्स का यूज करके जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी बनती हैं, और इसके लिए जो लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज जो है सारी, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी एक्सप्लेन हो गया हमारा बोर मॉडल को यूज करके, क्योंकि बोर मॉडल पर अलग अलग लेवल्स थे हमारे स्टेट्स के। क्लियर? बात समझ पे आई? ये चीज। अब यहां से हम लोग अगर आगे बढ़े, तो ये देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर प्रोसेस है वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट में था, तो वहां से क्या हो रहा था, लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा था, तो वो फोटोन रिलीज कर रहा था। इसी को ही अगर हम ऐसे देखें, इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग ऐसे देखें कि लेट अस सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, और हम उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, इतनी एनर्जी किसी भी तरीके से, जिससे कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। या फिर अगर हमारे पास एक कोई चेम्बर है, उसमें हमारे एटम्स मौजूद है, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्टेट में है, या कहें कि पूरा का पूरा जो एटम है वो हमारा ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में एटम होने का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर, अब इस पे हमने क्या करी, व्हाइट लाइट डाली। क्या करी? व्हाइट लाइट डाली। तो व्हाइट लाइट जब डालेंगे तो उनमें से कुछ फ्रिक्वेंसी को ये क्या करेगा, पिक कर लेगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी से उसको एच न्यू एनर्जी मिल रही होगी, जो कि इसको कैपेबल बना देगा यहां तक जाने के लिए। तो सोचिए आपके पास खूब ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज है, उन फ्रीक्वेंसीज में से एक फ्रीक्वेंसी गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के फोटोन को यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। तो ये बन जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बन जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा भी देखो, अभी मैं बता रहा था कि यहां से रेडिएट होता है, कि हमने किसी तरीके से उसको एनर्जी सप्लाई कर दी है, पहले इलेक्ट्रिक करंट पास करके या किसी तरीके से वहां पर हमने उसको एनर्जी दे दी है। अब वो डी एक्साइट हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में था, उस पर डी एक्साइटेशन हो रहा है, एनर्जी अपनी रिलीज कर रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो जो बनता है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। और जब एक व्हाइट लाइट डाली जाए और उसमें से कुछ वेवलेंथ या कुछ फ्रिक्वेंसीज गायब मिले, वो हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि उस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि यहाँ पर दोनों तरीके के जो स्पेक्ट्रा थे, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, दोनों को ही एक्सप्लेन हो रहा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में तब मिलता है जब व्हाइट लाइट हम लोग डालें, तो ग्राउंड स्टेट में बैठे ये लोअर एनर्जी स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो उस फ्रीक्वेंसी की जो हमें लाइट होती है, वो क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो आगे जो स्पेक्ट्रम हम लोग चेक करते हैं वहां पर वो मिसिंग होती है, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जब हम करंट लगाकर इसको एक्साइट करें, उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, उसके बाद फिर वो क्या करें, डी एक्साइट हो, उस डी एक्साइटेशन पर जो रिलीज होता है फोटोन वगैरह, उससे फिर जो स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो वो बात जहां पर की ये था कि जिस जगह पर जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब थी, वही फ्रीक्वेंसी एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रही थी, या जो वेवलेंथ हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब थी, वही वेवलेंथ हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रही थी। वो एकदम आसानी से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि हमारा बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से निकलकर आया है। कि देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, यहां पर उसको एनर्जी लेनी और रिलीज करनी पड़ेगी। पहले वाली प्रोसेस में कि इधर से इधर जब जा रहा है, तो इधर से इधर जब जा रहा है, तो वो
एनर्जी रिलीज करेगा, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब यहां से यहां जा रहा है तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर यहां से यहां जा रहा होता तो उतनी ही एनर्जी रिलीज करता। तो जब एनर्जी दोनों की सेम है तो एच न्यू भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी ही एब्जॉर्ब होती है और सेम फ्रीक्वेंसी ही एमिट होती, वो भी हमारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमारी एक्सप्लेन हुई। क्लियर। और अपने इस काम के लिए जहां पर कि उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम वगैरह को भी एक्सप्लेन कर दिया था, जो कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल पर, स्टेबिलिटी और डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। इस कारण से उनको 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब जैसे कि मैंने बात करी थी, जब मैं बोर के 3 पॉस्टुलेट्स आपको बता रहा था, तो मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि यहां पर जो सेकंड वाला पॉस्टुलेट है, ठीक है, जो सेकंड वाला पॉस्टुलेट है, इस पॉस्टुलेट में क्या था कि जो यहां पर एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज होने का जो कंडीशन था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, उसका क्या मीनिंग है, वो कहां से आया। देखो, इस कंडीशन को एक्चुअली उन्होंने रिवर्स रिवर्स कैलकुलेशन करके, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो हमारा ये वाला रिलेशन था, जो कि पामर ने बहुत पहले ही निकाल लिया था, वो भी इंपिरिकल फॉर्मूला ये वाला, तो इससे उन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन करके ये कंडीशन निकाली थी। ठीक है, बट उनके पास इसका जस्टिफिकेशन नहीं था कि उन्होंने कैसे इसको यूज किया है। उन्होंने ये कंडीशन यूज कर ली। तो उस कंडीशन को कि ये जो L इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है, इसको एक्सप्लेन किया था किसने, डिब्रॉय ने। ठीक है, लुई डिब्रॉय ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। कैसे? उन्होंने ये जो हमारा सेकंड पॉस्टुलेट था, ठीक है, सेकंड पॉस्टुलेट का जो बहुत ही पजलिंग था कि कैसे इसको मान लिया इन्होंने, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिब्रॉय ने क्या किया कि जो उन्होंने अपना डिब्रॉय हाइपोथेसिस थी कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, किसी भी पार्टिकल के मूव होने पर वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखता है। तो वो जो वेव है हमारी, यानी कि कोई भी पार्टिकल है, उसका एक वेव नेचर भी होता है। तो उस पार्टिकल के वेव नेचर में अगर है, उस पे अगर वेव नेचर है, तो उसका जो वेव लेंथ होगा, उस वेवलेंथ का यहाँ पर उन्होंने यूज किया। उन्होंने माना कि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होने की वजह से उस पर एक वेव होगी, बिल्कुल होगी, और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ पर उन्होंने यहां से ऐसे यूज करी, वेवलेंथ इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहां पर ये माना कि जो वहां पर हमारा बनेगा वेव, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऑर्बिट्स पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इसको हम लोग वेव मानते हैं, क्या मानते हैं, वेव, तो इस वेव को यहां पर एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना होगा। क्या करना होगा, एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना होगा। तो जब यहां पर एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म होने की बात आई, ठीक है, कि एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना होगा, तो इसमें हमारा ये कंडीशन बनता है कि जिस जगह से चालू हुआ वहां पर जाकर नोड बनना चाहिए। वहां पर क्या बनना चाहिए, नोड बनना चाहिए। तो उसके लिए ये कंडीशन निकल कर आई कि जो जितनी भी यहां पर वेवलेंथ फॉर्म होंगी, यहां पर जितनी भी वेवलेंथ फॉर्म होंगी, वो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, इस 2πRN पर फिनिश हो जानी चाहिए। मतलब मान लीजिए एक वेवलेंथ बनी, ठीक है, तो वो पूरी एक वेवलेंथ एक चक्कर में खत्म हो जाए। दो बने तो दो खत्म हो जाए, तीन हो तीन खत्म हो जाए, क्योंकि तभी यहां पर नोड हमें मिलेगी, वरना नोड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसा आर्गुमेंट दिया कि यहां पर तो बहुत ढेर सारी वेव्स जनरेट होती हैं, बट इस जो हमारी स्टेबल होती हैं और जो सस्टेन करती हैं, वो स्टैंडिंग वेव से सस्टेन करती हैं। यानी कि इस ऑर्बिट में जिसका कि रेडियस r है, अगर एक वेवलेंथ या दो वेवलेंथ ऐसे बने,
तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, देखो स्टैंडिंग वेव बनने के लिए यही कंडीशन है, इस तरीके से होना चाहिए, वरना यहाँ पर अगर नोड नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगी। इसके लिए क्या है कि वेवलेंथ हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए वेवलेंथ कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल पर होनी चाहिए। तो यहां से ये निकल कर आया कि एन लेमडा जो होना चाहिए वो हमारा 2 पाई आर एन होना चाहिए, यानी उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो हमारी एन लेमडा मतलब लेमडा है, तो और वहां पर कितनी बननी चाहिए, एन लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरीके से। तो एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, ये हुआ। और यहां पर जो लेमडा है वो क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है, वहां पर स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म हो रही है उसकी, ठीक है। तो अब यहां पर इसको और जो डिब्रॉय हाइपोथेसिस थी ये, इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे। तो इस लेमडा को यहां पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, और जो पी होता है वो हम लोग जानते हैं वो होता है एम वी। तो 2 पाई आर एन, एम वी उतर चला जाएगा मल्टीप्लाई पे, तो बन जाएगा एन एच, और 2 पाई नीचे आ जाएगा डिवाइड पे, तो ये आ जाएगा 2 पाई, और ये बन जाएगा एम वी आर एन। तो लिखना चाहे तो एन यहाँ पर इस पे लिख सकते हैं वी एन, कि nth ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो पता चल जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो बोर की सेकेंड कंडीशन मतलब सेकेंड पॉस्टुलेट जो था, यानी कि क्वांटाइजेशन कंडीशन जो थी वो निकल कर आ गई, जिसको कि बोर ने उस एटमिक स्पेक्ट्रा वाले से निकाला था, और इसको एक्सप्लेनेशन दिया डिब्रॉय ने कि ये इस तरीके से निकल कर आई। ठीक है, बात समझ पाए, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन डिब्रॉय ने दिया। तो इस तरीके से जो वैलिडिटी थी वो और हो गई, बढ़ गई बोर के मॉडल की। क्यों? क्योंकि बोर ने जो मॉडल दिया था उससे चीजें तो एक्सप्लेन हो रही थी, साथ ही में डिब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी उसको डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया था और उसको जस्टिफाई कर दिया था। वो जो हाइपोथेसिस थी उसको जस्टिफाई कर दिया था कि कोई भी पार्टिकल जो है वो जब मूव करता है तो उस पर वेव नेचर होता है, वेवलेंथ होती है, उसको उन्होंने प्रूफ कर दिया। यानी कि जो वेवलेंथ की हाइपोथेसिस है सिर्फ हाइपोथेसिस अब नहीं रह गई थी, वहां पर वो एक हमारा वेल स्टेब्लिश्ड बन गया था एक कॉन्सेप्ट। और उसी का ही यूज करके डिब्रॉय ने जब बोर के सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया तो उससे वहां पर क्या हुआ, उसको और जस्टिफिकेशन मिला उस मॉडल को। तो इस तरीके से जो हमारा एटम्स वगैरह में चीजें थी, मॉडल्स थे, वो एक के बाद एक करके इस तरीके से सही होते गए। बोर मॉडल पर भी कुछ कमियां थी, जो कि थी कि हमारे जो फाइन और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आगे चलकर, उस एटमिक स्पेक्ट्रा में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये हमारा जो बोर मॉडल था। और साथ में कुछ और भी चीजें थी कि ये जो हमारी कंडीशंस तो पॉस्टुलेट्स वगैरह थे, इस पे कुछ कमियां थी। ठीक है, जिससे कि आगे चलकर फिर सोमरफेल्ड मॉडल आता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल बनते हैं। तो आपके सिलेबस में बोर मॉडल तक ही है, तो इतना ही मैं आपको बताऊंगा। आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया और जो इस पूरे चैप्टर में बताया वो आपको समझ पे आया होगा। अभी आपके लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।